यस मैम। कौन है? मैम मैं उज्जवल। अच्छा, उज्जवल। ठीक है, आपको तो और ऐसा हो जाएगा कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। यस मैम। और बाकी सब भी आप लोग आंसर्स दोगे जब मैं पूछूंगी, खाली कोई नहीं होगा कि अगर कोई बोले नहीं ऐसा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है वो आपका टैली के रिगार्डिंग है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर है किस चीज के लिए? टैली सॉफ्टवेयर आपका जो भी अकाउंटिंग होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जो भी बिजनेस होता है वो सभी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा आपका पॉपुलर है, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो आपका टैली है। तो टैली में आप लोगों को बताया भी क्या होगा कि पहले ERP 9 वर्जन यूज होता था, लेकिन अभी रिसेंटली टैली अपग्रेड होके न्यू इसका वर्जन आया है जो कि आपका टैली प्राइम है। तो आप लोग भी जो क्लासेस लोगे वो टैली प्राइम पे ही प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है? अब देखो आगे देखते हैं। सबसे पहले कि अकाउंटिंग या टैली की जरूरत ही क्यों है, टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सिंपल, सबसे पहले कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट देयर ऑफ। तो देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है माइंड में। जब भी आप कहीं, अगर आप अकाउंट से रिलेट करते हो या आप टैली के लिए जाते हो, तो दो चीजें आपने पढ़ी होंगी या फिर देखा भी होगा कोर्सेज में, या फिर आपने अकाउंटिंग में भी सुना होगा कि एक होता है आपका अकाउंटिंग, एक आपकी होती है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या चीजें हैं, ठीक है? तो अभी एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज मैंने किसी से पैसे लिए, या फिर मुझे मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए और मैंने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए वो पैसे, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास कितने बच गए। ये तो डेली बेसिस पे हर कोई करता है कि उसके पास कितने पैसे थे, अच्छा उसने इतना खर्च कर दिया तो अब इतना मेरे पास बच रहा है। सभी के पास सेविंग्स तो होती हैं, तो सब इतना तो करते ही होगे आप लोग भी। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो अब यस जो मैम। सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज आए, आपने कहाँ कहाँ खर्च करे और उसके बाद आपके पास कितने बचे। तो ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है। सिंपल, मैंने बोला 200 300 500 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 500 रुपए मेरे पे बच गए। तो इस चीज को मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी चीज थी कि 1000 रुपए आए, 500 रुपए खर्च किए, तो बचे कितने? 500। ये तो मैंने ओरली भी कैलकुलेट कर लिया बिना कहीं लिखे हुए। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है कि अगर आप देखोगे एज अ बिजनेस, जो बड़ी बड़ी फर्म्स कंपनीज चलती हैं, उनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और सिंपल आपकी सिर्फ पैसे आने या जाने की नहीं होती, बहुत सारी अदर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं से आपके पैसों को इफेक्ट करती है। तो अगर ऐसी चीजें आप माइंड में वो करके रखना चाहते हो कि ठीक है, मैंने अपने माइंड में सेटअप कर लिया, ये चीज इससे आई थी, ये चीज इससे आई थी, तो आप कितने ही अपने माइंड में उसको सेट करके रख सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतने की रख लोगे। लेकिन एक एक महीना, एक एक साल, इतनी सारी तो आप एंट्रीज नहीं रख सकते ना। कि अगर सपोज एक दिन में, मान लीजिए अगर एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, तो 365 डेज में कितनी ट्रांजेक्शन बन जाएंगी? क्योंकि जो हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो एक साल के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है कि एक साल में हमने कितना किया है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो एक साल की चीजें तो आप सारी की सारी अपने माइंड में लर्न करके नहीं रख सकते हो, याद करके नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपनी हर एक चीज जो भी बिजनेस से रिलेट करती है उसको कहीं लिख कर रखने होने की जरूरत है, ठीक है? अब दूसरी चीज, जब आप लिखने या रिकॉर्ड करने की बात आती है तो उसमें आपकी दो चीजें आती है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? सपोज अगर मेरा बिजनेस है, तो अगर मैं नहीं चाहती मैं अकाउंट्स बनाऊं, मैं बस अपनी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन किसी अलग मतलब किसी को दे दूं कि बस तुम बनाते जाओ, तो वो जो इंसान है उसका बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो सिर्फ अगर बुक कीपिंग मेंटेन करता जा रहा है। आपने जो भी उसको ट्रांजेक्शन वगैरह बताई, सपोज ये मान लो मेरा फ्रेंड है, सिंपल से एक सिंपल समझते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने बोला कि मेरे पैसों का लेन देन तुम रखना, अपने पास लिख के रखो, ठीक है? मैंने बोला 1000 रुपए है, उसने लिख लिए। मैंने बोला 500 रुपए मैंने खर्च कर दिया, उसने लिख लिए। इतना इतना करके वो लिखता जा रहा है अपने पास, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बुक कीपिंग कर रहा है, वो आपकी चीजों को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है?
कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अलग अलग बुक मेंटेन करते हो। आप लोगों ने ये सुने होंगे ना, बरी खाता वगैरह सुना है सबने? सुना है आप लोगों ने बरी खाता? Yes, ma'am. आप Yes, सभी से ma'am. ही पूछ रही हूँ। तो आप लोगों ने नॉर्मल शॉप्स वगैरह या बड़ी कंपनीज वगैरह इन सब में ये पहले मतलब नॉर्मल बरी खाता ही है जो आप एक तरीके से बुक कीपिंग बोल सकते हो। बुक कीपिंग होता क्या, अगर आप सपोज आप ही खुद देखो, आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप एक ही कॉपी के अंदर सब कुछ लिखते चले जाओ? रफ कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर प्रॉपरली आपको कोई चीज मेंटेन करने की, आप किसी को दिखा भी सको, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि 5 अलग अलग चीजों की जो आपके इंफॉर्मेशन है वो एक ही चीज में स्टोर कर लो? पॉसिबल है क्या? No, ma'am. तो No, ma'am. इसीलिए बुक कीपिंग की भी जरूरत है कि अलग अलग बुक्स को हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि जो जिस चीज के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उसी के अंदर रिकॉर्ड हो। जैसे कि बुक कीपिंग के अंदर आपके अलग अलग रजिस्टर आते हैं, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश रजिस्टर। ये क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेल्स, तो जितनी भी सेल्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होंगी, सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होंगी, मैं सब कुछ एक उसी में ही रिकॉर्ड करूंगी। परचेज किए तो परचेज के रिगार्डिंग जितनी भी साल भर में होंगी उसी में करूंगी। तो इस तरीके से बुक कीपिंग का मतलब है किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का मतलब ये है कि उससे कुछ रिजल्ट भी निकालना। रिजल्ट का मतलब बुक कीपिंग, मैंने तो मेरे बिजनेस है, मैंने बना के रख लिया, लेकिन वो जो मैं बना रही हूँ, चलो सिंपल एक तो ये हो गया कि चलो मुझे पैसों का पता रहेगा कि मेरे पैसे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन और भी तो उसका कोई पर्पस होगा। इतना तो चलो मेरे पास आखिर में कितना पैसा बचा मैं वो भी देख सकती हूँ कि चलो इतना पैसा बच रहा है मेरे पे। लेकिन बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का एक और पर्पस क्या है कि आप इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ताकि आगे डिसीजंस ले सको। आगे डिसीजन मतलब अगर आपने एक साल का पूरा वो देखा फाइनेंशियल, तो आप क्या देखोगे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। मान लो आपको प्रॉफिट हुआ तो आप ये देखोगे अच्छा हमने ऐसे अपना बिजनेस किया तो इस वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो उसके बेसिस पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अच्छा इससे अगर हम डबल करते तो हमारा प्रॉफिट डबल निकलता। आप लोग जब एग्जाम्स में जाते हो, आप देखते हो, आप एग्जाम दे देते हो कि आपने इतनी पढ़ाई की और आपके इतने मार्क्स आए, तो बाद में होता है ना कि अच्छा अगर मैं इतना और पढ़ लेता तो इतने मार्क्स तो और आ जाते। होता है नहीं होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब तक आप एग्जाम देकर आए हो तब तक तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन जब एग्जाम के मार्क्स पता चल गए तब आपने उसके बेसिस पे एक डिसीजन भी देखा कि अगर मैं ज्यादा पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स शायद ज्यादा आ जाते। तो जब भी किसी के बेसिस पे आप डिसीजन बनाते हो तो आपके पास उसके लिए प्रॉपर रिजल्ट भी होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का पर्पस ही है कि आप जो भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बेसिस पे रिजल्ट्स निकालना कि अब इसके बेसिस पे हम आगे क्या कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, सिंपली अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट देयर ऑफ। सिंपल रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उनसे रिजल्ट निकालने को ही अकाउंटिंग बोला जाता है। अब अगर हमें इसे एक एग्जांपल से देखना है तो सिंपली वन मॉर्निंग यू वेक अप टू फाइंड यू डैड स्टैंडिंग बाय योर बेड साइड एंड स्माइलिंग एट यू। ही पैट्स यू एंड विशेस यू हैप्पी बर्थडे। योर डैड देन हैंड्स यू ₹2000। सपोज एक दिन आप उठते हो और आपके देखते हो कि आपके फादर आपके साइड में खड़े और आपका बर्थडे है सपोज, तो उन्होंने आपको हैप्पी बर्थडे विश करा, संग में ₹2000 भी आपको दिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू लेफ्ट फॉर जॉगिंग, देन यू केम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, राइट आफ्टर यू लेफ्ट फॉर ट्यूशन, आफ्टर ट्यूशन यू बोर्ड एन ऑटो रिक्शा एंड गो टू अ मल्टीप्लेक्स। अब एक नॉर्मल दिन की आप एक्टिविटीज को देखो, क्या क्या हो रहा है। आप सुबह उठे, आपके फादर ने आपको विश किया, देन आपको ₹2000 मिले, फिर आप जॉगिंग के लिए चले गए, आपने आके ब्रेकफास्ट किया, फिर आप ट्यूशन के लिए चले गए, देन आपने ऑटो रिक्शा लिया, आप एक मल्टीप्लेक्स पे गए, वहां पे आपने जो जाने का आपने जो खर्चा दिया वो ₹50 दिया, देन वहां से एक मूवी टिकट्स परचेज की, फिर मूवी टिकट के बाद आपने लंच किया रेस्टोरेंट में और उसके लिए भी ₹1000 पे किए, वापस घर आ गए ₹80 में। इतने में किसी को कोई भी डाउट कि क्या एग्जाम्पल है? No, ma'am. अब देखो नेक्स्ट वो हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है so you got ₹2000 from your father and that is termed as receipt। मतलब
जो भी कुछ आप रिसीव करते हो वो आपके लिए अकाउंटिंग में नॉर्मली क्या बोला जाता है, रिसिप्ट। क्लियर है? और जितने भी आप खर्चे करते हो, तो खर्चे जब आप करते हो तो पैसे तो जाते हैं ना, तो जो पेमेंट्स आप करते हो खर्चों पे, वो सारी ही आपके लिए क्या कंसिडर की जाती है, पेमेंट। तो हमारे लिए दो चीजें हैं, एक रिसिप्ट होती है, एक पेमेंट। रिसिप्ट जब हम रिसीव करेंगे, पेमेंट जब हम सामने वाले को पे कर रहे हैं वो रिसीव करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। Yes. अब एक और चीज, इतना पढ़ने के बाद ये वाली बात भी तो आती है कि हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे और क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतना तो हो गया, ठीक है रिकॉर्ड करना है, लेकिन ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा क्या बेस है, क्या आपका वो है कि जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो अच्छा इसको मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे कि ये आपकी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका, जब भी आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले ये वाली चीज होती है। तो देखो, दिन में कुछ भी करते हो आप, एक्टिविटी या फिर एक कोई भी इवेंट, दिन में जो भी कुछ होता है वो एक एक्टिविटी या एक इवेंट हो सकता है। आप सुबह उठे, आप जॉगिंग के लिए गए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने आके मतलब आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप कहीं बाहर चले गए, आपने पैसे खर्च करे, बुक्स वगैरह परचेज करी, दिन में बहुत कुछ हुआ। लेकिन सारी ही चीजें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, वो वाली बात भी तो है ना। तो कोई भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कब बनेगी, तो ट्रांजैक्शन वो जब बनती है जब वो मनी वैल्यू में कैलकुलेट की जा सके, कैन बी कैलकुलेटेड इन मनी वैल्यू। अगर वो मनी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं हो सकती तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे कि आप जॉगिंग के लिए गए, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जॉगिंग को मेजर कर सको कि आप कितने रुपए के लिए भागे हो? या आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट अगर आपने कहीं बाहर से परचेज करके गया तो उसको तो आप मानोगे कि एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसे खर्च हो गए, 1000 रुपए का मैंने ब्रेकफास्ट किया। लेकिन अगर घर में ही बना है तो उसके लिए आपने कोई खर्चा तो नहीं करा, तो कितना कितने का खा लिया ये भी आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो वो सारी एक्टिविटी, वो सारे इवेंट जो कि आपके मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपके लिए ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। अब दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है? कौन बता सकता है कि एक ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बनेगी? बताइए आप लोग। हाँ अमृता आप बताओ। हर्ष बताओ आप। हाँ जी मैम, जब हम एसेट्स का ट्रांजैक्शंस करेंगे कि कितना कैश हमारे पास आया, कितनी मशीनरी हमने यूज करी है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा मैम। देखो, वो जो आप एसेट्स और कैश की बात कर रहे हो वो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, मैं तो बिल्कुल सिंपल पूछ रही हूँ। अगर एक एक्टिविटी हुई तो वो ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी कि ठीक है वो मनी में कैलकुलेट हो रही है, आगे जाके वो एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे बन सकती है? रवीना, यस मैम। कैसे बन सकती है? मैम ट्रांजैक्शन तो हम क्या बोलते हैं, कोई एक्टिविटी या इवेंट करते हैं तो मनी में कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम बिजनेस में मतलब बहुत अमाउंट पे हम इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, किसी को भी मतलब कोई भी हिंट लग रही है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। किसी को भी आंसर आ रहा है इसका? बहुत सिंपल है। एक ट्रांजैक्शन, देखो अगर एक ट्रांजैक्शन है तो वो दो तरीके की हो सकती है, या तो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी या फिर वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। तो ऑब्वियस है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो अगर बिजनेस से लेन देना होगा उसका तभी वो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वरना आपकी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। सपोज सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए मेरा बिजनेस है मोबाइल्स का, ठीक है,
मैं मोबाइल्स को सेल करती हूँ, परचेज करती हूँ, ठीक है। जब मैं मोबाइल को सेल करूंगी या मोबाइल के मतलब मोबाइल के बिजनेस के रिगार्डिंग ही मेरे पास कोई भी चीज आ रही है जा रही है, तो मेरे लिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब सपोज ये देख लो कि मैंने अपने घर पे कोई चीज खरीदी, मान लीजिए मैंने अपने घर पे मैंने एक मोबाइल परचेज करा अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने यूज करा, तो जो मैंने वो परचेज करी, क्या वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी? बताइए आप लोग। नो मैम। नो मैम। ऑब्वियस, सिंपल है। नो मैम। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के बैलेंस को ऊपर या नीचे इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगी। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन है, बट उसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो इधर पर्सनल ट्रांजैक्शन है या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शन हमेशा, बिजनेस ट्रांजैक्शन के आपके दो कंडीशंस होती हैं। पहली कि वो आपकी मनी वैल्यू में कैलकुलेट हो जाए, और दूसरी कि वो आपकी बिजनेस से रिलेट करनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। रिसिप्ट पेमेंट्स आप लोगों ने समझ ली कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पेमेंट्स क्या होती हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द अमाउंट, अब देखो आपने क्या करा, आपने रिसिप्ट और पेमेंट्स बता दी, ये होती है। फ्रॉम 2000 यू स्पेंड ₹1630, मतलब 2000 रुपए में से 2000 रुपए में से आपने ऊपर जितने भी खर्चे करे उसका टोटल आ रहा है 1630। तो इतने रुपए आपने खर्च करे, ये आपकी पेमेंट बन गई। तो अब क्या है, सो बाय पेमेंट्स वी अंडरस्टैंड द मनी स्पेंट ऑन इवेंट्स। तो आप जब भी किसी इवेंट पे कोई भी खर्चा करते हो, तो वो आपके लिए क्या होती है, पेमेंट होती है। अगेन जब वो मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट हो सके, मनी में कैलकुलेट की जा सके। सो द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद यू इज ₹370। अब आपके पास कितना पैसा बच रहा है, ₹370 बच रहे हैं। दिस मनी इज योर सरप्लस। अब देखो सिंपल, जब यहाँ तक बात हो रही थी, ये आपकी बुक कीपिंग थी। बुक कीपिंग क्यों थी, क्योंकि आपके पास कितना आया और आपके पास कितना गया, आपने इतना अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब आपने उससे रिजल्ट भी निकाले कि अब मेरे पास इतना पैसा बच रहा है, देखो सरप्लस क्या होता है, सरप्लस या लॉस दो चीजें आती हैं। सरप्लस और प्रॉफिट हमेशा जब बनता है जब आपने जितने आपके पास पैसा है उससे कम का खर्चा किया, तो आपके पास पैसे बचेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही कम थे और उससे ज्यादा का खर्चा कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। क्लियर है? यस मैम। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि आपने क्या किया है, आपने जितने आपके पास पैसे थे उससे कम का खर्चा किया, तो सरप्लस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब मैं आपको ये बोल रही थी कि इतने से जितनी भी ये चीज थी, ये आपके लिए एक सिंपल बुक कीपिंग थी। लेकिन जब आपने इसका रिजल्ट भी निकाल लिया, तो ये आपके लिए क्या बन गई, आपकी अकाउंटिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। If you have been told to record the receipts and payments in a systematic way and to find out the surplus, it may look like this. देखो जब भी आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करने का रीजन क्या है कि अगर सपोज आप बोलो जरूरी तो नहीं मैं रिसिप्ट यहाँ लिखूं, पेमेंट यहाँ लिखूं, या रिसिप्ट पेमेंट एक ही में लिखूं, किसी भी तरीके से मैं लिखूं, मेरी मर्जी, लिख तो सही ही रहा हूं ना। तो फॉर्मेट की जरूरत क्या है, अगर सिंपल चीजें मैं लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन आपकी जो भी आप अकाउंटिंग बनाते हो, वो आपके पैसों से लेन देन होता है, उसका सारा रिलेट क्या होता है, मनी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करो। और पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करने की रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि अगर सपोज मैंने ये बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी, एक और बिजनेस है उसने अपनी मर्जी से बनाया, और हम दोनों अब बिजनेस आपस में डील करना चाहते हैं। अगर वो, मैं जिस बिजनेस से डील करती हूँ वो अपनी मर्जी से बना रहा है, मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा जब हम अपनी अपनी ये रिसिप्ट पेमेंट या अपने अपनी स्टेटमेंट देखेंगे, तो हम कुछ भी कंपेयर कर पाएंगे, ढंग से समझ पाएंगे? नो मैम।
तो देखो इसीलिए मतलब आपको, आप जब मैथ्स वगैरह भी पढ़ते हो तो आपको ये है ना, अब इतना तो सबको पता है, अगर मैं 1 लिख रही हूँ तो 1 ही वो मेरे लिए, 1 ही वो आपके लिए, राइट? मतलब यूनिवर्सल में देखोगे आप, ग्लोबली 1 को 1 ही बोलोगे ना सब, ठीक है? तो इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया हमारे पास अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं उसके सारे रूल्स प्रिंसिपल्स पहले से ही सेटअप रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हेलो, वॉइस आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बने हुए हैं कि ऑल ओवर द इंडिया हम ये सेट कर सकें कि अकाउंट्स किस तरीके से बनानी है, कोई भी चीज को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, ठीक है? वरना क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अभी बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि हम जो बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर जो भी चीजें बनाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत क्यों है? ताकि हम कंपेयर कर सकें, और कंपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही फॉलो होना चाहिए सब जगह, वरना क्या हो जाएगा, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और कंपेयर नहीं कर पाओगे तो अभी मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जब हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हम डिसीजंस भी नहीं ले सकते। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये जो प्रॉपरली यहाँ पे बना हुआ है, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, कितना आया कितना गया, उसके बाद यहाँ पे हमने रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया। देखो अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, एक अजम्पशंस हमेशा आप समझ लो कि 2 साइड्स होती हैं जनरली, आपका एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आगे जाके ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि आपकी 2 साइड होती हैं। एक साइड जिस तरफ से आपके पास पैसा आता है, दूसरी साइड जिस तरफ से जो भी पैसा जा रहा है आप वो रिकॉर्ड करते हो। लेकिन हमेशा उन दोनों का बैलेंस, या आगे जाके जो भी स्टेटमेंट्स भी बनाओगे, उन दोनों का बैलेंस आखिर में इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोनों का एंड में इक्वल 2000 आ रहा है, अगर यहाँ पे मतलब मिसमैच होता, मतलब यहाँ 2000 और यहाँ पे 1630 होता, सपोज 15,000 होता, या 2000 में 10 रुपए भी कम होते, मतलब वो 10 रुपए 20 रुपए 500 रुपए का बैलेंस आपके पास, उसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है। और इस तरीके से जब आपके पास किसी चीज का भी रिकॉर्ड मिस हो जाता है, इसका मतलब आप या तो कोई चीज छुपा रहे हो, या फिर आप अपनी रिपोर्ट गलत दिखा रहे हो किसी भी वजह से। समझ गए बात को? यस मैम। तो यही चीज है, इसलिए हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखने होते हैं। तो here what you have done is nothing but accounting, ठीक है? In the above example there are only 5 transaction। अब ऊपर जब हमने अभी एग्जांपल दिया तो 5 ही चीजें हो रखी थी, 5 चीजें हुई तो क्या हो गया? So you can calculate the surplus without recording the transaction anywhere। तो आप कहीं पे भी, एक सेकेंड, हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है? तो यहाँ तक हमने जो भी करा वो अकाउंटिंग करा। देन सो यू कैन कैलकुलेट द सरप्लस विदाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एनीवेयर। तो क्योंकि सिर्फ इतनी सी चीजें थी, अब आगे पढ़ोगे, बट इन अ बिजनेस देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ डे। अब 5 ट्रांजैक्शन के बेसिस पे सरप्लस निकालने में कोई बड़ी चीज नहीं है, चाहे आप इसे कहीं लिखते भी नहीं तो भी मैन्युअली निकाल सकते थे, एक एक करके कैलकुलेट करके निकाल लेते। लेकिन अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, बिजनेस पे एक दिन के बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही दिन का याद रख लो, 2 दिन का, साल भर का याद रख सको। तो एज एन अकाउंटेंट यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस to calculate the profit or loss of the business for a certain period,
तो इसीलिए एज एन अकाउंटेंट आपको क्या करना है, आपको जाके प्रॉपर से हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप उसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो किसी भी पीरियड का, और उसी के बेसिस पे किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन को आप जज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो देखो, नो मैम। तो यहाँ तक सभी को मैंने समझा दिया है। अब एक बार आपको इसके बाद नेक्स्ट है इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो वही मैंने आपको सभी समझाया, सिंपल है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इन द अबव चार्ट यू हैव नॉट रिकॉर्डेड लाइक इवेंट्स, द इवेंट्स लाइक जॉगिंग, having breakfast, going for tuition, because money is not involved in these activities, क्योंकि money इसमें involved नहीं है, you didn't have to pay for this, इनके लिए payment नहीं कर रहे हो आप। However, paying the auto drivers while going to multiplex, coming back home, buying movie tickets, etc. इन सभी चीजों में क्या हुआ, आपके पास से कुछ ना कुछ अमाउंट गई है। तो these type of activities are called transaction and all activities are called events। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. तो इवेंट और ट्रांजैक्शन में आने आपको समझा दी, एक बार यहाँ तक आप लोग गो थ्रू कर लेना। आज मैं आपको यहीं तक करा रही हूँ, कल प्रॉपरली मैं आपको क्लास लूंगी। एक्चुअली क्या हो गया ना, यहाँ पे नियर बाय